मैं हूं रुपेश वर्मा और स्वागत है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस वाले चैप्टर के पहले वीडियो में इन आर एपिसोड नंबर 142। आज के सेशन में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और एक पॉइंट चार्ज के कारण प्रोड्यूस हुए इन दोनों की वैल्यूज को कैलकुलेट करना सीखेंगे। शुरुआत में ये कॉन्सेप्ट्स आपको थोड़े बोरिंग लगने वाले हैं, बट नो वरीज, जैसे जैसे आप इस चैप्टर के आने वाले वीडियोस को देखते जाओगे आपको इनके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के बारे में पता चलने लगेगा एंड इवेंचुअली यू विल स्टार्ट लविंग दिस चैप्टर फॉर श्योर। आपको ध्यान हो, एपिसोड नंबर 129 में हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में जाना था। देयरिन वी क्लियरली अंडरस्टूड जब कभी एक कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई वर्क डन किया जाता है तो वो वर्क डन उस ऑब्जेक्ट के अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड हो जाती है। करेक्ट। हमने ये भी नोटिस किया था जैसे ही ऑब्जेक्ट से एक्सटर्नल फोर्स को हटा लिया जाता है उस ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होने लगती है। चलिए इसे आपको मैं एक एग्जांपल देकर एक्सप्लेन करता हूं। अब मान लीजिए इस बॉल को मैं अर्थ सरफेस से h हाइट के ऊपर लेकर चला जाता हूं तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh के बराबर हो जाती है कि नहीं। नाउ जैसे ही इस बॉल को मैंने h हाइट से नीचे गिरा दिया तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होने लगती है। एब्सोल्युटली। यहां पर आप नोटिस करना पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का समेशन हमेशा ही कांस्टेंट बना रहता है। माय डियर फ्रेंड्स, दैट इज बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ काइंड ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स ओनली। आपको ध्यान हो, हमने एक और कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में जाना था। जी हां, इट वाज द स्प्रिंग फोर्स। और आज हम अपने कंजर्वेटिव फोर्स नंबर 3 के बारे में जानने वाले हैं। यू आर राइट, इट इज द कूलम्ब फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू स्टेशनरी चार्जेस। और जिस प्रकार हमने ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर रखे किसी ऑब्जेक्ट के ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन किया था, ठीक उसी प्रकार किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्रेजेंट एक स्टैटिक चार्ज के लिए हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को भी डिफाइन कर सकते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली बोथ ऑफ दिस फोर्सेस हैव इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस विद द डिस्टेंस r। अब आप इमेजिन कीजिए आपके पास एक फिक्स्ड q चार्ज है और आप उसके पास एक स्मॉल पॉइंट चार्ज को बहुत ही स्लोली कांस्टेंट स्पीड के साथ लेकर आ रहे हो। व्हाट विल हैपन नेक्स्ट? अगर दोनों चार्जेस अपोजिट चार्ज वाले हुए तो उनके बीच अट्रैक्शन होगा और अगर दोनों का चार्ज एक जैसा हुआ तो उनके बीच रिपल्शन होने वाला है। करेक्ट। हियर यू नीड टू पे अटेंशन। यहां पर मेरा यह कहना है जब हम उस पॉइंट चार्ज को क्यू चार्ज के पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन करते हुए लेकर आते हैं तो हमारे द्वारा किया गया वर्क डन हमारे यूनिट टेस्ट चार्ज में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। वंस अगेन, वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन दैट यूनिट टेस्ट चार्ज। यू हैव टू अंडरस्टैंड इट वेरी प्रॉपरली। लेकिन इसे मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस करोगे? जैसा कि हमने डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का रिलेशनशिप पहले ही पता कर रखा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड वाले केस में इसकी वैल्यू कुछ इस प्रकार होगी। यहां पर नेगेटिव साइन इसलिए है क्योंकि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट जाते हुए वर्क डन कर रहे हैं और इसी वर्क डन का मैग्नीट्यूड हमारे चार्ज पार्टिकल के अंदर पोटेंशियल एनर्जी के चेंज के फॉर्म में स्टोर्ड हो जाती है। वेट, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज क्यों? अरे भाई,
वो चार्ज पार्टिकल पहले जिस पॉइंट पर था वहां पर भी तो उसकी कोई ना कोई पोटेंशियल एनर्जी रही होगी, है कि नहीं? और इसीलिए हमने एक कांस्टेंट रेफरेंस पॉइंट को डिफाइन कर रखा है जहां पर हम पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू को कन्वीनियंटली जीरो ले सकते हैं। है ना मजेदार? जी हाँ, वो पॉइंट इंफिनिटी पर होता है जहां पर आप पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू को सेफली जीरो अज्यूम करके चल सकते हो। मोर सो जब कभी आप किसी पॉइंट पर एक चार्ज पार्टिकल के पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हो तो वहां पर यह अज्यूम किया जाता है कि उस चार्ज पार्टिकल को इंफिनिटी से लेकर उस पर्टिकुलर पॉइंट पर लाया गया होगा। इसे याद रखना। आगे चलिए इस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन कर लेते हैं। जैसे पॉइंट नंबर 1, जब कभी किसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर एक चार्ज पार्टिकल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेकर जाया जाता है तो इस दौरान उस चार्ज पार्टिकल के पोटेंशियल एनर्जी में होने वाला चेंज इन दोनों पॉइंट्स के बीच के पाथ पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता। मतलब इट डजंट मैटर कि आप उस चार्ज पार्टिकल को पॉइंट ए से पॉइंट बी पर किस रास्ते से लेकर गए हो, इससे चार्ज पार्टिकल के पोटेंशियल एनर्जी में होने वाले चेंज को कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड दैट इज द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंजर्वेटिव फोर्स। इसे हमने पहले भी डिस्कस किया है। एक कंजर्वेटिव फोर्स की डेफिनेशन ही यही कहती है कि उसके द्वारा किया गया वर्क डन पाथ के टोटली इंडिपेंडेंट होता है और इसलिए हम पोटेंशियल एनर्जी को भी सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए ही डिफाइन कर सकते हैं। यू नीड टू रिमेंबर दिस। देन पॉइंट नंबर 2, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। किसी भी गिवन पॉइंट पर वहां पर उस चार्ज पार्टिकल के एक्चुअल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हमारे किसी काम की नहीं होती। दिस साउंड्स लिटिल अब्सर्ड, राइट? बट एक्चुअली द थिंग इज हमारा इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ दो अलग अलग पॉइंट्स पर उस चार्ज पार्टिकल के पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस को कैलकुलेट करने पर होता है। जस्ट कीप दिस इन माइंड। चलिए आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की ओर, जिसे समझना बहुत ही आसान है क्योंकि दिस इज नथिंग बट पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, जिसे एक यूनिट पॉइंट चार्ज पर किए गए वर्क डन की मदद से डिफाइन किया जाता है। यू कैन अंडरस्टैंड फॉर अ सिमिलर केस वी हैव डिफाइंड टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज विच आर इंटर रिलेटेड। अब आप मुझे ये बताइए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को आप कैसे डिफाइन करोगे? Again, it is very simple because it is nothing but change in total potential energy per unit charge। बिल्कुल सही बात है। अभी तक के हमारे डिस्कशन में हमने इस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू को हमने कैलकुलेट करके नहीं देखा है, राइट? तो फिर आगे चलिए एक पॉइंट चार्ज के लिए इनकी वैल्यूज को कैलकुलेट करके भी देख लेते हैं क्योंकि हमारे पास कूलम्स लॉ तो पहले से ही है टू हेल्प अस इन ऑल दिस प्रोसेसेस। सबसे पहले एक फिक्स्ड पॉइंट चार्ज Q ले लेते हैं। अब इलेक्ट्रिक चार्ज है तो उसके कारण सराउंडिंग स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी प्रोड्यूस होंगी, राइट? अब हमें इस पॉइंट चार्ज के कारण r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए एक यूनिट चार्ज को इंफिनिटी से लेकर उस पॉइंट पर लेकर आना है। बिल्कुल सही बात है। अब मान लीजिए ये दोनों ही नेगेटिव चार्जेस हैं और इसलिए हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन के अगेंस्ट वर्क डन करते हुए उस यूनिट टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से यहां पर लेकर आना होगा। नाउ लेट अस अज्यूम किसी आर्बिट्री पॉइंट r डैश पर उस यूनिट टेस्ट चार्ज पर लगने वाले फोर्स की वैल्यू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r डैश स्क्वायर के बराबर है। नाउ टू कैलकुलेट द वर्क डन हमें थोड़ा सा इंटीग्रेशन भी करना पड़ेगा क्योंकि अल्टीमेटली फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और वर्क डन के बीच यही वाला रिलेशनशिप ही तो
काम आता है कि नहीं? वन मोर थिंग, इस वर्क डन के कैलकुलेशन में आप इंटीग्रेशन की लिमिट कहां से कहां तक लोगे? यू आर राइट, जब हम यूनिट टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से लेकर आर डिस्टेंस पर लेकर आ रहे हैं तो इंटीग्रेशन की लिमिट भी स्टार्टिंग फ्रॉम इंफिनिटी टिल आर होनी चाहिए। करेक्ट। एंड आफ्टर अ सिंपल कैलकुलेशन आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, which is nothing but Q upon 4 pi epsilon naught R। आसान शब्दों में आप कह सकते हो, इन अ जनरल केस किसी चार्ज Q के द्वारा R डिस्टेंस पर जनरेट हुए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू Q अपॉन 4 pi epsilon naught R के बराबर होती है। इसे आप एक फॉर्मूले की जैसे भी याद रख सकते हो। लास्टली आप इस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वाले फॉर्मूले को ध्यान से देखिए। यहां पर पोटेंशियल की वैल्यू 1 अपॉन आर के रेट से कम होते जा रही है, वहीं दूसरी ओर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के केस में उसकी वैल्यू 1 अपॉन आर स्क्वायर के रेट से कम हो रही थी। डू यू रिमेंबर? अगर आप चाहो तो इन दोनों वैल्यूज को डिस्टेंस आर के अगेंस्ट प्लॉट करके भी देख सकते हो और इस सिंगल ग्राफ से ही आपको पूरी कहानी का सार मिल जाएगा। है ना इंटरेस्टिंग? एंड दैट्स अ रैप फॉर एपिसोड 142। आपको आज का सेशन कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। एक एक्साइटिंग एपिसोड के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते। तब तक कीप कमेंटिंग, कीप शेयरिंग। हैप्पी संडे, हैप्पी लर्निंग।